अब हम उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न करेंगे। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवतरणों में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर को समता प्रदान कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा संविधान सभा को अंगीकृत नियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो देखिए, जो संविधान सभा है उसको कब स्वीकार किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? यानी कि जब 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय हमारे जो संविधान की स्थिति क्या थी? तो वो क्या था? तो प्रभु संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य था। क्या था? संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और हमारे जो संविधान की स्थिति क्या थी? तो देखो वर्तमान में क्या है, तो वो क्या है? संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है ना। तो इसमें से जो समाजवादी है और पंथ निरपेक्ष यानी कि धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीन शब्द जो हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। कब जोड़े गए? तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। तो इसका आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति थी। तो देखिए 26 जनवरी 1950 को भारत की संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो वो थी संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो यही इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्न में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में संविधान निर्माताओं का मत प्रस्तुत होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व की उसी क्रम में उल्लेखित किया गया है? तो देखिए न्याय है, तो न्याय कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है। फिर उसके बाद से क्या आता है? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? तो विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। समानता कितने प्रकार की है? तो अवसर और प्रतिष्ठा की समानता है। और फिर 1 प्रकार का भ्रातृत्व है, यानी कि 2 प्रकार की समानता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो देखिए अब सही क्रम क्या है? तो प्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है। तो इसमें से तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो चलिए आगे के ऑप्शंस देखते हैं। तो यहाँ पर प्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, यहाँ पर लोकतंत्र होना चाहिए और फिर गणराज्य होने चाहिए, है ना। प्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, तो यहाँ पे लोकतांत्रिक नहीं है बल्कि जनवादी है। तो इस तरह से इसमें से कोई भी ऑप्शन हमको सही नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो जनवादी शब्द है वो किस संविधान में है? तो वो चीन के संविधान में है, ना कि भारत के। तो इसका कोई भी आंसर इसमें से सही नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जनवादी शब्द कहाँ पे है? तो वो जो है चीन का शब्द है ना, चीन से। तो ये बात आपको याद रखनी है, यानी कि इसमें से कोई भी सही नहीं था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी प्रजातांत्रिक गणराज्य। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें। अब देखिए इसमें विचार अनुसार क्रम दीजिए, यानी सबसे पहले कौन सा है फिर उसके बाद से कौन सा है। तो सबसे पहले क्या आता है? सार्वभौमिक, यानी कि सी, है ना। फिर सेकंड नंबर पे सार्वभौमिक समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी प्रजातांत्रिक। तो इस तरह से 1 जो है CADB किसमें है? तो ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो समाजवादी किसके तहत जोड़ा गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और कौन कौन से जुड़े? तो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जुड़े हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो वो जोड़ा गया था इसमें से समाजवादी और
पंथ निरपेक्ष यानी कि धर्मनिरपेक्ष, तो ऑप्शन नंबर सी। फिर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए, तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो देखिए, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन वर्णित करता है? तो वो करता है प्रस्तावना, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा, संविधान की प्रस्तावना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो 75 में, क्योंकि ये 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था, है ना। तो 1976 से शब्द जुड़े हैं, लेकिन उसके पहले कौन सा शब्द नहीं था? तो उसमें अखंडता नहीं था, क्योंकि 3 शब्द कौन कौन से थे 42वां संविधान संशोधन के द्वारा? तो वो था समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो अखंडता ही इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो कौन कौन सा जोड़ा गया था? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष यानी कि पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो इस तरह से 1 और 3 इसका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव अंतर्गोतत्व उद्देशिका बना, यानी लास्ट में उद्देशिका बना। तो ये बात तो सही है कि जो उद्देश्य प्रस्ताव था वही जाके लास्ट में उद्देशिका बना, तो ये सही हो गया। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, तो ये बात तो सही है कि इसको हम लोग प्रस्तावना को जो है न्यायालय में ले जाकर नहीं खड़ा कर सकते कि इसके बेस पर किसी को फांसी दो या किसी को सजा दो, क्योंकि प्रस्तावना को हम न्यायालय में नहीं ले जा सकते। तो ये बात भी सही है। इसका संशोधन ही है, इसका संशोधन नहीं, तो ये बात तो गलत है। क्यों? क्योंकि देखो, जो उद्देशिका है इसमें संशोधन हुआ है और उसका संशोधन हो सकता है, तो यही गलत है। कौन सा सही नहीं सही है ये पूछा गया है, तो इस तरह से ये गलत है। अभी बाकी के ऑप्शंस देखते हैं। तो संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, तो ये बात भी सही है कि जो उद्देशिका है वो संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को जो है रद्द नहीं कर सकती है। तो इस तरह से 1, 2 और 4 इसमें सही है, लेकिन 3 इसमें गलत है। तो 1, 2, 4 किसमें? चलिए देखते हैं। 1, 2, 4 है ऑप्शन नंबर बी में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो देखिए, इसका विधिक स्वरूप है कि यह लागू नहीं किया जा सकता, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया है, तो किसके द्वारा संशोधन किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी। फिर समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया है, तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे, तो कौन कौन सा शब्द नहीं था? तो देखो, समाजवादी नहीं था, पंथ निरपेक्ष नहीं था और अखंडता नहीं था। तो इस तरह से 1, 2 और 3 नहीं थे। तो 1, 2, 3 किसमें है? तो ऑप्शन नंबर ए में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। भारतीय संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। तो भारतीय संविधान का आमुख मतलब प्रस्तावना के लक्ष्य क्या है कि उसके सभी नागरिकों में क्या सुनिश्चित करना है? तो सामाजिक, आर्थिक न्याय, विचार, व्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो ये बात सही है, यानी कि सभी के सभी जो है सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है, यानी सभी चारों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो चलिए देखते हैं। भारत एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, तो ये बात तो सही है। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पर स्थापित किया गया था। तो ये बात भी सही है। क्यों? क्योंकि 1976 से पहले 1975 में क्या था कि शब्द क्या थे? तो संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य था, लेकिन बाद में हमने इसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष 2 शब्द बीच में जोड़ दिया। तो ये बात भी सही है, यानी कथन ए और कारण आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो संविधान की प्रस्तावना कहाँ से शुरू होती है? हम भारत के लोक शब्दों से। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हम भारत के लोक शब्द वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ से किया गया है? इसका उपयोग कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है संविधान की प्रस्तावना में। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो देखिए, अब सभी व्यक्ति समान रूप से मानव हैं, तो ये किसका सिद्धांत दर्शा रहा है? तो सार्वभौमिकता का, यानी सबके लिए इक्वल है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो देखो, धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि जो राज्य है उसका कोई धर्म नहीं होगा।
तो चलिए देखते हैं और कौन कौन सा ऑप्शन है। तो देखिए, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। तो देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या है, तो संप्रभुता है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक है, लेकिन संघीय शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो कौन सा नहीं है, इसमें से लोक कल्याण नहीं है, क्योंकि समाजवादी पंथ संप्रभुता जो है वो है, तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। तो देखो, कौन सी स्वतंत्रता है जिसका वर्णन नहीं है, तो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है ना, विश्वास की स्वतंत्रता, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि आर्थिक न्याय है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। तो देखिए, क्या क्या है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, लेकिन धार्मिक न्याय नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। भारत की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। तो देखिए, अब ये जो भारत की प्रस्तावना है उसमें समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, तो ये बात तो सही है कि ये जो है 1950 में जो संविधान लागू हुआ था उसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था। इसे 1976 में के संशोधन जोड़ा गया, ना कि 77, इसमें 76 के संशोधन जोड़ा गया था, तो यही इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ना, यही इसका सही होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। देखिए, भारतीय संविधान का जो उसकी उद्देशिका है ये संविधान की आत्मा कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही है। लेकिन जो BR अम्बेडकर थे, अम्बेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों को का जो अधिकार था उसको संविधान की आत्मा माना था, यानी कि आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 को जो है संवैधानिक अधिकारों के उपचारों के अधिकार को, इसको BR अम्बेडकर ने माना था, लेकिन संविधान का आत्मा कौन है, तो वो है उद्देशिका, यानी कि हमारी प्रस्तावना, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। तो देखिए, जो KM मुंशी हैं उन्होंने संविधान की प्रस्तावना को हमारे संविधान की संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है। तो देखो, संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा, तो BR अम्बेडकर ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बात के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। तो देखिए, जो बेरूबारी केस था ना, उसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो उद्देशिका है यानी कि प्रस्तावना है संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन जो दूसरा केस आया सेकेंड नंबर पे, कौन सा, तो बम्बई बनाम भारत संघ, तो बम्बई बनाम भारत संघ में बोलते हैं कि उद्देशिका इसका हिस्सा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बेरूबारी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। देखिए, संविधान का भाग किसमें बोला, तो बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है। तो किसमें मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है, तो बेरूबाई में तो भाग नहीं माना था, है ना। फिर उसके बाद से बम्बई बनाम में भाग स्वीकार किया, और फिर केसवानंद जो भारतीय केस था उसमें पूरी तरह से इसको मान लिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। तो देखिए, अब जो संविधान में जो प्रस्तावना के जो आदर्श और उद्देश्य है उसकी व्याख्या कहाँ कहाँ हमको देखने मिलती है, तो प्रस्तावना का जो विचार है हमको दिखने मिलता है मूल अधिकारों में, राज्य के निर्दिष्ट तत्वों में और मूल कर्तव्य में, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। तो देखिए, जो संविधान के उद्देश्य को कौन दिखाता है हमको, तो वो दिखाती है संविधान की प्रस्तावना, क्योंकि प्रस्तावना अगर हम जान जाएंगे तो भारतीय संविधान को समझने में हमको आसानी होगी, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था है। तो कितने प्रकार के हमने न्याय देखा था, 3 तरह के, कौन कौन से, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इनके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है, तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है। तो आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध है, तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जो न्याय है वो किसमें दिया गया है, तो उद्देशिका में। और आर्थिक न्याय जो है हमको राज्य के नीति निर्देशक तत्व में मिलता है, क्योंकि इसमें
समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन का जो प्रावधान है, इस तरह से ऑप्शन नंबर बी जो है इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका है। देखिए भारत के संविधान की उद्देशिका कैसी है, तो देखिए ये संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। तो ये बात तो है कि ये संविधान का भाग है लेकिन ये विधिक प्रभाव रखती है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। संविधान का भाग नहीं है तो संविधान का ये भाग है, ठीक है, संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा उसका कोई अन्य भाग। तो संविधान का भाग तो है लेकिन वैसा प्रभाव नहीं रखती है जैसा उसका अन्य भाग, तो ये बात भी गलत है क्योंकि इसको हम लोग न्यायालय में नहीं ले जा सकते, है ना। और ये जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या है, देखिए संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में दिया गया आमुख है। तो देखिए संविधान में जो दिया गया आमुख है, आमुख मतलब प्रस्तावना, ठीक है, तो वो कैसा है, न्यायालय में लागू नहीं। तो ये बात तो सही है कि उसको न्यायालय में हम लागू नहीं कर सकते, महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है। तो देखो जो प्रस्तावना है वो इम्पोर्टेंट भी है, ये बात भी जरूर है। फिर नेक्स्ट है, शासन करने के उद्देश्य को उल्लेखित करती है, यानी कि जो शासन करने की का जो तरीका है उसको दर्शाती है और शासन के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करती है। तो ये चारों की चारों जो बातें हैं प्रस्तावना के बारे में सही हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें से जो सी और डी ये जो ऑप्शन है ये दोनों माने जा सकते हैं क्योंकि ये चारों के चारों ऑप्शन सही है, लेकिन ऐसा कहीं भी दिया नहीं है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो दोनों हो सकता था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही है। तो देखिए जो सामाजिक समानता है ना संविधान में प्रत्याभूत है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।